ओके, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं कैप्लस लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। कैप्लस ने क्या नियम दिए थे प्लानिटरी मोशन के लिए, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे प्रीवियस ईयर में यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट फिर भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के कैप्लस लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन एंड उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो स्टार्ट कर लास्ट लास्ट जो देखते हैं, तो उसमें हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखा, फिर सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखा, फिर हमने देखा कि किसी हाइट पे अगर आर डिस्टेंस पे हूं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, और अगर सरफेस पे हूं तो क्या होगी। उसके बाद में हमने देखा बाइंडिंग सॉरी डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी मेरा एम जी एच आया था, वैसे एक्सप्रेशन आया था एम जी एच अपॉन 1 + h/r। अगर मेरा h बहुत बहुत छोटा होता था r से तो मेरा mgh था। उसके बाद में डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड वो सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन था, देखा था हमने dv = E.dr। ये रिलेशन हमारा आया था। उसके बाद हमने देखा था बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या थी, मेरी टोटल एनर्जी के इक्वल थी मॉड में, मॉड ऑफ टोटल एनर्जी मेरी बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल थी। उसके बाद हमने देखा था एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी हमने देखी थी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आया था, और √2 gr इसका फॉर्मूला आया था। सिमिलरली उसके बाद था हमारा ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड क्या था मेरा, √gm/r, या फिर बोलूं कि v_e/√2। एस्केप वेलोसिटी का √2 में √2 का डिवाइड कर दूं अगर एस्केप वेलोसिटी, तो मेरा ऑर्बिटल स्पीड आ जाता था। उसके बाद हमने देखा था पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला आया था T = 2πr³/gr²। यहां से जरा एक बार ध्यान से देखो, चलो यहां से देख लेते हैं। इसको दोनों साइड में स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा, स्क्वायर करो दोनों साइड में। क्या T² = 4π² इंटू r³ डिवाइडेड बाई होगा कि नहीं होगा, यस सर। बोलो। अब देखो यहाँ पे ये सारी चीजें कांस्टेंट है। ये मास ऑफ द अर्थ है, ये ग्रेविटेशन मास ऑफ सॉरी मास ऑफ द अर्थ है, ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट है 4π²। ये सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ है, बोलो, है कि नहीं बच्चों, यस समझ सर। में आ रही है मेरी बात। T² इक्वल यस टू सर। r³ है, ये बात समझ में आ रही है। यस सर। ठीक है। अब जरा एक चीज बताओ मेरे को, T² इक्वल टू r³ है मेरा, तो यहां से क्या मैं बोल सकता हूं, अच्छा आर क्या था मेरा, आर क्या था, आर क्या था मेरा, रेडियस ऑफ रोटेशन। किस रेडियस में मेरा सैटेलाइट रोटेट कर रहा था, तो यही मेरा केपलर का सेकंड लॉ बनने। देखिएगा अभी, अभी देखिए वो स्टेटमेंट के थ्रू बोलेगा, बट बोलेगा यही, देखिएगा। तो अब हम आते हैं कैप्लस के लॉ। कैप्लस फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट। फर्स्ट लॉ सिंपली क्या बोलता है कि हर एक प्लानेट जो है, पहले क्या होता था, हम सोचते थे कि हम भाई ना अर्थ जो सन के अराउंड घूमती है वो गोल चक्कर लगाती है। लेकिन कैप्लस बाबा ने आके बोल दिया कि ना भाई ना, वो गोल चक्कर नहीं लगाती, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाती है। किसमें, इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाती है। और जो आपका सन होता है वो होता है उसके किसी एक फोकाई पे। सन इज एट द फोकाई। फोकाई क्या होता है, फोकस, फोकल पॉइंट क्या होता है, ये हम देखेंगे अभी इलिप्स के लिए। तो इस फर्स्ट लॉ सिंपल है, क्लियर है, लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं इसको। ये सिर्फ इतना ही बताया कि भाई जो प्लानेट है वो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करते हैं, न कि सर्कुलर ऑर्बिट। बोलो क्लियर है, जैसे आपको अर्थ रोटेट करते हुए दिख रही होगी। उसके बाद में अपन देखते हैं थोड़ा सा कि इलिप्स के बारे में देखते हैं। इलिप्स के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है, क्योंकि अगर इलिप्स के बारे में नहीं जानेंगे तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा पेरीहिलियन है कौन सा एपीहिलियन है। तो देखो ये लाइन कौन सी है, कोई बताएगा मेरे को, ये लाइन कौन सी है, इक्वेटर है, यस सर। इक्वेटर है कि नहीं, या फिर बोलूं कि ये पॉइंट मेरा इक्वेटर है। ये लाइन बोलने से अच्छा है कि इसको बोल,
इक्वेटर। इक्वेटर को हम क्या बोलते हैं? जो हमारा, जब हमारा सन अर्थ के, जैसे मान लो यहाँ पे प्लानिट ऐसे मूव कर रहा है, पहले यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया। अगर मेरा प्लानिट सन के बहुत पास में है तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं पेरीहीलियन, और या फिर पेरिजी। पेरीहीलियन या फिर पेरिजी। सिमिलरली देखो, ये पहले इसके बारे में जानते हैं। जैसे अर्थ हमारी यहाँ पे है, अर्थ से सन की डिस्टेंस हमारी रेडियस, यानी कि या फिर बोले कि ये डिस्टेंस आर आर है। और जो F1 और F2 है इनको हम बोलते हैं फोकाई। F1 एंड F2 को क्या बोलते हैं? फोकाई। और ये जो है एक्सिस, इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। बड़ी बात, तो क्या बोलते हैं? माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। तो डिस्टेंस, देखो ये क्या, डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। जब आपकी ये ए ओ डिस्टेंस क्या है आपकी? ए ओ को हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। देखो मेजर एक्सिस बोलते हैं बड़ी वाली को, पूरी लेंथ को, ए से बी तक की लेंथ को बोलेंगे मेजर एक्सिस। और ए से ओ तक की आधी है, आधी मतलब सेमी। और ये जो आर क्या है मेरी? आर है डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन। जो आर है वो है डिस्टेंस, जैसे यहां पे लिख देते हैं, चलो आर क्या है मेरी? डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन सेंटर्स। क्लियर है इतना? Yes, sir. ठीक है, तो यहां तक क्लियर है, इसको हटा देता हूं। तो ये तो यहाँ पे तो वो चीजें हैं, यहाँ की बजाय हम लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसके नीचे लिखा हुआ है ना। तो आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ सेंटर्स। सन और अर्थ के बीच के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है मेरी। तो ये F1 एंड F2 है मेरे फोकाई पॉइंट। जब हमारा सन, जब हमारा जो सन है वो अर्थ के पास में है, या फिर अर्थ मेरी सन के पास में है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं एपीहीलियन, पेरीहीलियन सॉरी, पेरीहीलियन या फिर पेरिजी। और जब हमारी अर्थ, इक्वेटर की बात कर रहा हूं मैं, जब हमारी अर्थ सन से सबसे ज्यादा दूरी पे है, भाई इससे ज्यादा दूरी कुछ नहीं हो सकती सन की, F1 से तक के बीच की डिस्टेंस जो है इससे ज्यादा दूर नहीं हो सकती अर्थ। तो जब हमारी अर्थ सन से सबसे ज्यादा दूरी पे है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है, उस डिस्टेंस को, उस पॉइंट को हम बोलते हैं एफिहिलियन और या फिर एपोजी। एफिहिलियन या एपोजी, पेरिहिलियन या पेरिजी। आ रही बात समझ में? यहाँ पे सीओ को हम क्या बोलते हैं? सेमी माइनर एक्सिस। सेमी माइनर एक्सिस। और एओ को क्या बोलते हैं? सेमी मेजर एक्सिस। क्योंकि ये वाली जो ब्लू थी वो थी मेरी मेजर एक्सिस, और जो येलो थी वो थी क्या थी? माइनर एक्सिस। सॉरी, माइनर एक्सिस, और ये ब्लू वाली माइनर एक्सिस। ये मेजर एक्सिस, येलो वाली मेजर एक्सिस और ब्लू वाली माइनर एक्सिस। अब माइनर का आधा सेमी माइनर एक्सिस, मेजर का आधा सेमी माइनर एक्सिस, सही मेजर एक्सिस। आ रही बात समझ में बच्चों? Yes, sir. ठीक है। अभी ये एक टर्मिनोलॉजी हमारी इलिप्स की थी। इलिप्स की टर्मिनोलॉजी क्यों जरूरी है? क्योंकि अपन लोग इलिप्स, हमारा जो प्लानेट है वो सन के अराउंड इलिप्स के फॉर्म में रोटेट कर रहे हैं। तो हमें पहले इलिप्स के बारे में जानना तो पड़ेगा ना, तभी तो उसके बारे में पढ़ पाएंगे। तो अब आते हैं हम अपने हमारे, जैसे ई ए क्या है भाई? ई ए क्या है? ई ए है मेरी, ई क्या होती है एक्चुअली में? इसको इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। ई, ई फॉर इसेंट्रिसिटी। अब इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या है? कि आप बोल सकते हो कि सन को, जो मेरा, जैसे अगर मैं सर्किल को पिचकाऊं, जैसे कोई सर्कुलर चीज है, उसको मैं दबाऊं, तो कितना दबाया है, दबाया है तभी तो एलिप्स बनेगा। यस और नो? Yes, sir. कितना दबाया है ये बताता है मेरा ई। कितना दबाया है ये मेरा ई बताता है।
ठीक है, अगर मेरा ये पता है, ई मतलब इसेंट्रिसिटी इनटू ए, ये डिस्टेंस होती है F1 से O के बीच की डिस्टेंस। F1 से O के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं ई ए। बोलो क्लियर है? बोलो यस और नो। Yes, sir. इससे Yes. टर्मिनोलॉजी हुई है हमारी अभी, टर्मिनोलॉजी हो गई। अब हम आते हैं केप्लर सेकंड लॉ पे। देखो अब जरा फील करना बड़ा ध्यान से, मैंने एकदम एनिमेशन से बनाया है इसको, कि जब आप केप्लर सेकंड लॉ पे आते हो, केप्लर सेकंड लॉ क्या बोलता है? केप्लर सेकंड लॉ बोलता है कि जब अर्थ हमारी रोटेट करती है यार, इलिप्स के फॉर्म, इलिप्टिकल सर्किट में ऐसे रोटेट करती है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में, तो वो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस नहीं चलती, सेम एरिया स्वीप करती है। सेम टाइम में देखो, बहुत सारे मिथ बने थे कि भाई अर्थ मेरी हमेशा सेम स्पीड से चलती है, अर्थ कभी कोई कह रहा तो ज्यादा तेज चलती है, पास होती तब तेज चलती है, दूर होती तब तेज चलती है, या उल्टा बोलता था। तो इन सारी चीजों को क्लियर करते हुए केप्लर का सेकंड लॉ आया। तो जो मैं टी स्क्वायर इक्वल टू टी क्यू बता रहा था वो थर्ड लॉ है, मैं मिस्टेक कर रहा था। ठीक है, तो सेकंड लॉ क्या बोलता था कि जो सेम टाइम में मेरा सेम एरिया स्वीप होता है, सेम टाइम में सेम एरिया स्वीप होता है। सेम टाइम में सेम एरिया मतलब देखो कि अगर मैं बोलूं कि मेरी अर्थ यहां पे थी ई पॉइंट से एफ पॉइंट पे आई एक दिन में, एक दिन में ई पॉइंट से एफ पॉइंट पे आई, तो ये वाला एरिया सन से मिला के, ये सन के सेंटर से मिला के है एरिया, सन के सेंटर से मिला के मेरा ये वाला एरिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको मान लेता हूं A1, इसको रेड कलर का लेते हैं, इस सब पे क्लियर आएगा। इसको मान लिया मैंने A1। ये जो एरिया है एक दिन में कहीं भी ले लूं, जैसे मान लो, फिर ये वाला जो एरिया है वो इक्वल होगा इस वाले एरिया के, जैसे मान लो ये A2 है, ये वाला A3 है। तीनों की तीनों डिस्टेंसेस मेरे एक दिन में चली हुई हैं, इसका मतलब ये वाला जो एरिया होगा वो इस एरिया के इक्वल होगा। इक्वल है कि नहीं है? Yes, sir. सिमिलरली ये एरिया इक्वल होगा A3 के, तो मैं बोल सकता हूं कि A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 होगा। अब मेरे को कोई बताएगा कि जब अर्थ मेरी सन के पास में होगी, सब सन के पास में होगी तब ज्यादा तेज चलेगी, या सन के से दूर होगी तब ज्यादा तेज चलेगी? यानी कि अर्थ मेरी पेरिहीलियन पे है, पेरिहीलियन मतलब पास, देखो पी से याद रखो, पी फॉर पास। एपीहीलियन मतलब दूर, देखो पी फॉर पास है तो एपीहीलियन तो दूर होगा ही होगा ना। आ रही बात समझ में? Yes, sir. एपीहीलियन पेरिहीलियन को याद करने का तरीका यही है कि पेरिहीलियन में पी आ रहा है, और पी का मतलब पास में आना, मतलब जब अर्थ और सन दोनों पास में है तो मतलब पेरिहीलियन पे है, दूर है मतलब एपीहीलियन पे है। आ रही बात समझ में? कि अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मेरी अर्थ पेरिहीलियन पे है तब ज्यादा तेज चलेगी, या एपीहीलियन पे है तब ज्यादा तेज चलेगी, मतलब सर स्पीड तब ज्यादा होगी? सर पेरिविलियम में होगी सर। पेरिहीलियन पे स्पीड ज्यादा होगी, क्यों होगी बेटा बताओगे आप? सर क्योंकि उस पे ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा थोड़े टाइम यस, में, और एब्सोल्युटली करेक्ट। क्योंकि आपको ई से एफ तक की डिस्टेंस आप देख पा रहे होगे, ये ज्यादा है एज कंपेयर टू ए से बी तक के बीच। आपको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी है तो ज्यादा तेज दौड़ना पड़ेगा ना, सेम टाइम है आपके पास में, टाइम सेम है। तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी है तो थोड़ा तेज चलना पड़ेगा, कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी हो तो थोड़ा आराम से भी चल लेते, लेकिन ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी है तो तेज चलना तो पड़ेगा। यस और नो? सर बोलो। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन देख लो जरा। तीनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम होगा, तो इसको लिखा कैसे जाता है? द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। स्वीप्स का मतलब है कि ऐसे झाड़ू लगाना, झाड़ू सा ही तो लग रहा है, ऐसे करके झाड़ू ही तो लग रहा है, एक तरह से ऐसे करके झाड़ू टाइप का ही लग रहा है। तो सेम टाइम में सेम एरिया स्वीप करते हैं मेरा हर एक प्लैनेट, किसी भी एरा उसके उसके अराउंड, प्लैनेट के अराउंड जब घूमेगा। बोलो क्लियर हुआ सेकंड लॉ? बोलो भाई।
रेस्पॉन्स। यस सर। कुछ तो बोलो। यस सर। देखो फर्स्ट फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ मेरा था कि जो जो ऑर्बिट और ऑर्बिट होती है, कोई भी मेरा प्लानेट सन के जो चक्कर लगाता है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में लगाता है। सेकंड लॉ क्या था? मेरा जो प्लानेट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में तो चक्कर लगाता है, लेकिन इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया भी स्वीप करता है। ये मेरा सेकंड लॉ था। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकंड लॉ। जरा एक्सप्लेनेशन तो देख लें कि क्या है एक्सप्लेनेशन इसकी। तो देखो, एरिया हमें पता करना है, तो एक्चुअली में एरिया को मोमेंटम के टर्म में देखने वाले हैं। तो माना कि यहां से कोई भी एक एंगल है, ये पी से यहाँ पी डैश पे आया है मेरा प्लानिट, पी से पी डैश पे मेरा प्लानिट आया है। तो इस एसपी जो है इसका एंगल बाहर वाला बनना है थीटा, ये वाला एंगल थीटा है। ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला अंदर वाला एंगल क्या होगा बेटा? 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये वाली लाइन सीधी है ना, सीधी लाइन है तो पूरा एंगल 180 होगा। तो अंदर वाला कितना होगा? 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं बोलो? है भाई, होगा। अरे कोई लाइन है ऐसे, और अगर अगर मान लो ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? यस सर। क्योंकि पूरी लाइन स्ट्रेट है ना, तो ये पूरा एंगल तो 180 होगा। तो ये वन थीटा है तो ये नहीं 180 माइनस थीटा, तो वही तो किया है एस पी, ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा है। यहां से परपेंडिकुलर गिराया इस पर, क्योंकि मेरे को पता करना है कि इस एस पी और पी डैश का एरिया क्या है। एस पी पी डैश का एरिया निकालना चाहता हूं मैं, बस अपन को एरिया निकालना है। अब ये डिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगी? ये डिस्टेंस वेलोसिटी वेक्टर पर डिपेंड करेगी। तो अपन वेलोसिटी के टर्म में एरिया निकालना चाहते हैं। तो इसका ये वेलोसिटी का एंगल मेरा थीटा है, तो ये वाली डिस्टेंस कैसे आएगी? ये वाली, ये देखो यार, देखो यहां से मैंने परपेंडिकुलर गिराया इस पे, तो ये परपेंडिकुलर हुआ। ये एंगल मेरा 180 माइनस थीटा, ये क्या है मेरा v है। तो v का एक कंपोनेंट मेरा इधर रहेगा, एक कंपोनेंट इधर रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? भाई कॉस इधर आएगा, साइन इधर आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। देखो चलो छोड़ो, ये मेरा ये मेरा 90 है तो ये भी 90 होगा। ये 180 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा कि नहीं होगा? ये बताओ, ये थीटा होगा? यस सर। यस सर। ये थीटा होगा। इसका ये साइन होगा क्या? ये कॉस होगा? या फिर चलो उल्टा ले लो, ये वाला एंगल ले लो चाहे, ये वाला एंगल लोगे, ये मेरा v है, तो क्या ये जो पी एम है, पी डैश एम है, ये अगर v है तो क्या ये पी डैश एम जो है क्या हो जाएगी? देखो यहां से है ना पी डैश एम, पी 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 साइन 180 माइनस के थीटा, ये 180 है। तो ये वाली होगी वन साइन कॉस, ये वाली क्या होगी? कॉस 180 माइनस के थीटा, v के, क्योंकि ये वाली v है ना मेरी, ये v है। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा बन लेते हैं इस ट्रायंगल, उसी में हो जा रहा है सब कुछ। देखो मैं ट्रायंगल बनाता हूँ। हम्म, ठीक है, ये m है, ये मेरा p है, ये मेरा p डैश है, ये है मेरा 180 माइनस के थीटा। इसको यहाँ लिख देते हैं 180 माइनस के थीटा। ये है मेरा v, और ये है मेरी 90 डिग्री। अपन को ये हाइट चाहिए एक्चुअली में, इसके लिए लड़ाई हो रही है सारी, पी डैश एम के लिए। क्योंकि मेरा ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखो ये तो बेस तो मेरे को पता है, यहां से एस से पी तक की डिस्टेंस तो मेरी आर है, लेकिन ये हाइट मेरे को पता करनी है। देखो ये वी है, ये मेरा 180 माइनस थीटा है, ये मेरा कॉस होगा क्या? ये साइन कंपोनेंट होगा। भाई एंगल जिससे चिपका होता है, यहाँ क्या होगा? वी कॉस 180 माइनस थीटा। और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? ये वाली v साइन 180 माइनस के थीटा। और 180 माइनस के थीटा क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा क्या होगा? साइन, अगर मेरा 180 आ रहा है तो चेंज नहीं होगा, साइन थीटा का साइन थीटा रहेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है और प्लस का भी होगा। तो पी पी डैश साइन थीटा रहेगा, ये पी पी डैश साइन थीटा। आ रही है बात समझ में?
यस सर। हाँ, तो हमारा क्या आ गया, ये वाली डिस्टेंस अपन को पता चल गई और ये डिस्टेंस हमें पता है, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या है मेरा, डी ए इक्वल टू ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है मेरा, बेस देखो ये है एस पी, और हाइट क्या है मेरी, ये पी एम डैश, पी डैश एम सॉरी, पी डैश एम। बेस क्या है मेरा, रेडियस है, और ये क्या है, वी साइन थीटा इंटू डी टी। तो अपन को देखो, या एरिया था, एरिया डी टी को इसके नीचे ले आए, डी ए ओवर डी टी इक्वल टू 1/2 आर वी साइन थीटा। क्या यही एरियल वेलोसिटी है, इसको एक्चुअली हम बोलते हैं एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी, एरियल मतलब सरफेक्शल व्हील, ये वाला एरियल, वॉशिंग पाउडर की बात नहीं हो रही है। एरियल का मतलब है एरिया की वेलोसिटी, कितना एरिया, एरिया स्वीप कर रहा है। एरिया वेलोसिटी होती है 1/2 आरवी साइन थीटा। बोलो चमका। यस सर। अब देखो, आरवी साइन थीटा है, ठीक है। अब अपन को क्या किया हमने, एक एम से डिवाइड किया और एम से मल्टीप्लाई कर, हमने क्या देखा कि जो मोमेंटम होता है वो आर इंटू एम वी होता है मेरा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसलिए क्या बोला कि आर वी साइन थीटा इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्रॉस वी। आर क्रॉस भाई, अगर मेरा आर क्रॉस वी को क्या लिखता हूं, आर वी साइन थीटा, ये तो होगा, होगा कि नहीं होगा, वेक्टर फॉर्म में, होगा कि नहीं बच्चों, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही मेरी बात। यस सर। आरवी साइन थीटा को मैं, आरवी साइन थीटा को आर क्रॉस भी लिख दूं, तो हमने क्या किया, आर क्रॉस वी लिखा और एम का डिवाइड कर दिया और एम का मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप इसको देखोगे, ये मेरा टोटल क्या होगा, वैसे देखोगे तो ये टोटल क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम हो गया कि नहीं हो गया। तो मेरा टोटल, अगर मैं फाइनल बात करूं, तो डी ए ओवर डी टी होता है मेरा एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाई 2m। एल ओवर 2m मेरा क्या होता है, हर एक प्लानिट के लिए कांस्टेंट, हर एक प्लानिट के लिए कांस्टेंट होता है, या फिर बोलो डीएल ओवर डी टी मेरा आर इंटू एफ भी होता है। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड जिस पॉइंट से आप ले रहे हो वो वाली डिस्टेंस, ये जो कि आर है उसको हम टॉर्क भी बोलते हैं। डीएल ओवर डी टी आपका टॉर्क भी तो होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जैसे आपका फोर्स होता था। अरे ये एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम में आपको थोड़ा सा इसलिए भी प्रॉब्लम हो रही होगी समझने में, क्योंकि हमने सर्कुलर, जो सर्कुलर मोशन और रोटेशन वाला चैप्टर अभी छोड़ रखा है, सर्कुलर मोशन और रोटेशन वाला चैप्टर अभी हम छोड़ रखा है, उसमें आता है ये हमारा एंगुलर। लेकिन अभी आप इतना समझो कि एंगुलर मोमेंटम होता है मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। जैसे लीनियर मोमेंटम है मेरा एम वी, तो उसका भी एक मोमेंट ले लू, डिस्टेंस इनटू मोमेंटम, तो इस आर का मल्टीप्लाई कर दूं अगर एम बी में, तो मेरा हो जाएगा एंगुलर मोमेंट। आ रही बात समझ में बेटा। यस सर। ओके, ओके, सेकेंड लॉ से अब आगे बढ़ते हैं। ये उसका वो है, वो मतलब स्टेटमेंट लिख दिया है मैंने। जरा इस क्वेश्चन को बताओ मेरे को, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्लैनेट ऑफ एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अबाउट द सन एट पोजीशन ए बी सी, के ए के बी के सी रेस्पेक्टिवली, ए सी इज द मेजर एक्सिस। करो भाई, पढ़ो और करो थोड़ा सा, उसके बाद बताऊंगा। इतना हिंट दे सकता हूं मैं कि मेजर एक्सिस है, ए सी इसने क्या बोला, मेजर एक्सिस बोला, ए सी मेजर एक्सिस हो गया, ए बी सी है ना, बी पॉइंट मान लो आपका, यहां पे मेरा सन है, बी पॉइंट मान लो यहां पे, तो उसने क्या बोला है, ए सी इज द मेजर एक्सिस, एस बी इज द परपेंडिकुलर टू ए सी, एस बी मेरा परपेंडिकुलर टू ए सी हो गया, एट द पोजीशन ऑफ द सन, पोजीशन ऑफ द सन हमारी या तो यहाँ होगा या ऐसी है, यहाँ पे होता हमने यहाँ पे बना लिया, एज शोन इन द फिगर, फिगर वैसे दिया नहीं फिर भी बोल दिया एज शोन इन द फिगर। देन पूछा उसने क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में आंसर पूछा है उसने, बताओ भाई, हैंड रेस करना जरा।
आरसी का अल्टीमेट आंसर बताओ। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, एब्सोल्यूट एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। एक बात बताओ, जैसा कि मैंने बताया था, जब सन मेरा जितना ज्यादा दूर होगा, क्या वेलोसिटी स्पीड उतनी ही कम थी, क्योंकि एरिया उसको स्वीप करना था ना। यहां से इतना एरिया तो ये इस पॉइंट से यहां तक आएगा, तो इसको ज्यादा स्पीड ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। इससे कम यहाँ पे होगा, और इससे कम मेरा यहाँ पे तो बहुत ही कम होगा, होगा कि नहीं? तो मेरा वेलोसिटी एट पॉइंट ए मेरी ज्यादा होगी किससे? वेलोसिटी एट पॉइंट बी से, और वेलोसिटी एट पॉइंट सी से। सिमिलरली सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका। यस। बाकी लोग ओके। अब हम आते हैं कैप्लस के थर्ड लॉ पे। कैप्लस का थर्ड लॉ क्या बोलता है भाई? कैप्लस थर्ड लॉ हमने जैसा अभी मैंने बताया था, द स्क्वायर ऑफ टाइम फॉर अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन। भाई टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन, क्या इसी को हम टाइम पीरियड बोलते हैं? इसी को तो बोलते हैं टाइम पीरियड। और इसके टर्म में मैंने आपको पहले ही बता दिया, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। बताया था जब मैं रिकॉल करवा रहा था तो। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। यानी कि उसे डायरेक्टली बोलना चाहता है कि सन और प्लानिट जो एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है, उसका स्क्वायर का अगर मैं कर दूं, उसका स्क्वायर कर दूं, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन सन और, इसको यहां पे बोला है कि सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो वैसे होता यह है कि सन से प्लानेट के बीच की जो डिस्टेंस है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्यू के डायरेक्टली। तो यही बताया था क्या मैंने? टी स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू ही बताया था क्या? यस सर। हाँ, यही बताया था यस। ना। ठीक है। तो यही था मेरा कि टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर क्यू क्या होता है मेरा? हमेशा कांस्टेंट। ये वैल्यू हमारी हमेशा कांस्टेंट होती है। तो हमारे कैप्लस के तीन लॉ हो गए। कैप्लस के हमारे तीन लॉ हो गए। अब देखो फर्स्ट लॉ में क्या बताया था? फर्स्ट लॉ में क्या बताया था कि हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती है। फर्स्ट लॉ में यही बताया था ना। सेकंड में क्या बताया था? सेकंड में क्या बताया था? सेम टाइम में सेम एरिया, यस सर। एरिया स्वीप करता है। थर्ड में क्या बताया? थर्ड में बोला कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, या फिर बोलू कि टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर क्यू मेरा क्या होता है? कांस्टेंट होता है किसी भी प्लैनेट। क्या केपलर के तीनों लॉ चमके सबको? यस सर। यस सर। हम्म, ठीक है। अब जरा इसका एक फॉर्मूला और होता है, उसको और देख लेते हैं, ठीक है? ये उसका फॉर्मूला है। देखो एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो ये फॉर्मूला टाइम पीरियड का ही है। देखो जरा इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में आर क्यू डिवाइडेड बाई जी एम। एम एस एस मतलब जो सन का मास, भाई जी आर क्यू डिवाइडेड बाई जी एम। बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? देखो यहाँ पे पावर क्या है? देखो आर की जगह पे ए ले लो, चलो यहाँ पे ए लिया ना, ए ले लो। ए की पावर क्या है? 3/2 है कि नहीं है? क्या मैं इस ए को, अच्छा थोड़ा सा कंफ्यूजन रह रहा होगा आपको कि सर ने ये कैसे कर दिया। ए क्यू की पावर क्या है मेरा? यहाँ पे 1/2 है। तो ए का क्या हो जाएगा? 3 + 1/2। तो क्या ए की पावर 3/2 ही है? तो मैंने कुछ चेंज यस। थोड़ी ना किया है, मैंने सिर्फ टाइम पीरियड के टर्म में लिखा है। तो एक्चुअली में कैप्लस थर्ड लॉ से जो फॉर्मूला आता है वो कोई नया नहीं आता। वो वही फॉर्मूला होता है जो हम टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट में देख चुके थे। वही फॉर्मूला है, सेम टू सेम। है कि नहीं है वही फॉर्मूला? यस सर। ठीक है। अब जरा ये क्वेश्चन कर दो फास्ट फॉरवर्ड में।
जिससे कि मुझे उसके बाद में कुछ बच्चों से बात करनी है, मैं नाम लूंगा। जो बच्चे, अभी किसी को जाना नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना, अभी ये क्वेश्चन करने के बाद जाना किसी को नहीं, मैं नाम बोलूंगा, उनसे मेरे को कुछ बात करनी है, बाद में रुकिएगा, वही लोग रुके बस। आया एक क्वेश्चन, किसी का आंसर आया? क्या बोला है? अ सैटेलाइट ऑफ मास एम, सर ए ऑप्शन। मास एम is at a distance r from the surface of the earth. Another satellite b of mass 2m, जैसे m1 मास m फॉर, मान लो फर्स्ट सैटेलाइट के लिए मास दे रखा है m, सेकंड के लिए मास दे रखा है 2m। फर्स्ट वाली के लिए डिस्टेंस r दे रखी है, सेकंड वाले के लिए 2m एंड डिस्टेंस है 2r, 2r डिस्टेंस पे है। द द टाइम पीरियड रेशियो फॉर, टाइम पीरियड का रेशियो पूछा है उसने। देखो अपन को पता है टाइम पीरियड मास पे डिपेंड तो नहीं करता, ये तो अपन को पता है कि मास पे डिपेंड नहीं करता। तो हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला अपन को पता है कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, टी स्क्वायर, सॉरी, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू बाई टी टू का स्क्वायर इक्वल टू आर वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर टू का स्क्वायर, सॉरी क्यू, इधर क्यू होगा, इधर क्यू। कोई दिक्कत किसी को? अब देखो आर वन क्या है, मेरा आर है, वन के लिए क्या है, आर का क्यूब डिवाइडेड बाई
यहाँ पे क्या है मेरा आर टू आर है, 2 × 2 × 2 8, 8 RQ होगा ना, तो RQ से आपका RQ कट गया, तो T1 डिवाइडेड बाई T2 का होल स्क्वायर मेरा आ जाएगा 1/8। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है, अगर कोई दिक्कत नहीं तो फिर देखो जरा इसको, इसका स्क्वायर इसको इसके ऊपर रख दें, तो T1 डिवाइडेड बाई T2 इक्वल टू 1/√8। देखो √8 को कैसे लिख सकते हैं, √8 को 4 × 2, 4 × 2 मतलब 4 बाहर आ जाएगा, तो 2√2, तो इसको लिख सकते हैं 1/2√2। तो रेशियो क्या आया, T1:T2 इक्वल टू 1:2√2। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। बोलो यस चमका, सर। यस चमका कि सर। नहीं? ठीक है, तो आज हमने क्या क्या किया है, अभी छोड़ लेफ्ट नहीं करेगा कोई भी क्लास को, अभी मैं कुछ नाम लूंगा उनको रुकना है, तो हो सकता है आपका, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या किया है, केपलर की लॉ। कैपलस के लॉ किए हैं तीनों। बोलूं आज हमने फर्स्ट कैपलस लॉ किए हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों सिर्फ यही, के अलावा और कुछ नहीं किया। सेकंड में हमने किया है क्वेश्चंस। कोई डाउट है इनमें कोई भी? नो सर। नो सर। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। देखो इनमें कोई डाउट नहीं है, तो फिर आपके होमवर्क में ये 4 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन ये, और 4 क्वेश्चन ये, 12 क्वेश्चन है, ठीक है, 12 क्वेश्चन। तो उसके बाद में अपन लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर, विद अ न्यू चैप्टर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और अभी रुकिएगा, अभी जाइएगा नहीं, लेकिन अभी जाना नहीं, अभी अभी पायल, पायल हैज बीन लेफ्ट, पायल ने लेफ्ट कर भी दिया। पायल अभी देखो, अभी मैं कुछ नाम लूंगा, उन नाम को आपको बताना है कि अभी जिन जिन को जो जो क्लास में हो वो लोग यस